नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल हम बात करेंगे। सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक्स हैं, यानी सामान्य विज्ञान की सिलेबस पर आधारित 5 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के आरएसएसबी और आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हूबहू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चनों की हम इसमें बात करेंगे। परीक्षा से पहले आपको एक बार जरूर दे के जाना है। और वीडियो नंबर आज हमारा 1 है। दूसरे नंबर की वीडियो की बात करेंगे अम्ल और धातु, उनकी बात करेंगे 2 नंबर, जो भी परीक्षा में पीछे आए हुए हैं। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे, और पटवारी में आपने जैसे देखा तो लगभग जो है रिपीट क्वेश्चन थे। तो इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे फैक्ट के साथ में। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर की परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आएगा, बस आपको ऑप्शन चेंज यहाँ दिया जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, या लोहे में जंग लगना, दही का जमना, या क्रिस्टलीकरण। इसमें आपको देखना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं और भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, यानी नया पदार्थ बनता है अपने रासायनिक परिवर्तन में। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा एक, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में क्या बनेगा? ये बदलता है, केवल इसकी क्या बदलेगी? अवस्था बदलेगी भौतिक में। तो बस दोनों चीजें याद रखनी है। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, दही का जमना, क्रिस्टलीकरण। तो इसका आंसर होगा क्रिस्टलीकरण। क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। किस प्रकार का? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि केवल इसमें क्या होती है? क्रिस्टलीकरण में अवस्था बदलती है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है तब। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। बाकी अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण फैक्ट की। अब बात करते हैं फैक्ट की। देखिए, मैग्नीशियम रिबन का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये MgO बनता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये Fe2O3 बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्या होता है, ठीक है, ये सूत्र भी है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध लैक्टिक एसिड में बदलता है। दूध किस में बदल जाएगा? लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। इस कारण क्या है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि केवल यह अवस्था बदलता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? केवल क्या बदलता है? स्वरूप बदलता है। तो ये प्रश्न हूबहू आए हैं और सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। गसद लेपन यानी जिसे गेल्वेनाइज्ड की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? यह भी पशु परिचर में पूछा गया था। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये मोस्ट कर लेना भी, ठीक है। तो ये गसद लेपन की प्रक्रिया में लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है भी। निम्नलिखित में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर लेती है? यह भी पशु परिचर में पूछा गया था। सेब, टमाटर, आलू, बैंगन, गाजर। इसमें से हमें बताना है कि अगर हमने कोई एक फल या सब्जी को काट के रख दिया तो कुछ टाइम बाद उसके सब्जी के ऊपर जो है कलर सा दिखाई देता है हमें, तो वो कौन सा हो जाएगा? इसमें केवल एक तो सेब होता है, ठीक है। और बात करें तो इसमें हो जाएगा आलू, ठीक है, काट कर रख देना, आप देख लेना। और तीसरे की बात करें हम, गाजर। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनमें क्या है? खुला रखने पर रंग में परिवर्तन होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? केवल A, C और D। ये ऑप्शन याद रखना है। सेब को काटने के बाद रंग परिवर्तन होता है, आलू, गाजर, ठीक है। देखिए भी छोटे प्रश्न तथ्य भी बात करेंगे। सेब काटने पर ऑक्सीकरण से भूरा हो जाता है। सेब जब काट के रखते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है उसका रंग। आलू काटने पर ऑक्सीकरण से भूरा या काला हो जाता है। बैंगन काटने पर ऑक्सीकरण से भूरा हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, इसका आंसर क्या होगा? A, C और D। हाँ ठीक है, ये गाजर नहीं होगा अभी, सॉरी मिस्टेक हो गया। A, C, D यानी सेब, आलू और बैंगन। A और C और D हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो देखिए, टमाटर में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम होती है
और गाजर में फिनोलिक यौगिक कम होने से रंग परिवर्तन न्यून होता है, कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनोलिक यौगिक कम होने के कारण क्या होता है, इसमें रंग परिवर्तन नहीं होता है। तो सेब, आलू और बैंगन काटने पर जो है इनका रंग में परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? एक निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना, क्रिस्टलीकरण और पटाखे जलाना। तो आपको अभी हमने बात की थी। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं अगले मुख्य तथ्य की। भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था बदलती है, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल क्रिस्टल बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह आयरन ऑक्साइड बनता है। पटाखे जलाना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नए पदार्थ और गैसें बनती है। तो ये याद रखना, पटाखे जलाना किस प्रकार का है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछा जाए कि पटाखे जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन क्रिस्टलीकरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न पूछा गया, जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रभावित किए जाने पर उसको दूध या कर देती है। ये गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए भी, ये पूछा गया अपने पशु परिचर के अंदर। तो हूबहू ये प्रश्न आएंगे, आगे बात करेंगे। और भी प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं कुछ अलग। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। क्या तो इसमें पूछा है कि कौन सी गैस एक निकलती है? तो कार्बन डाई गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रभावित किए जाने पर उसको क्या करती है? दूध या कर देती है। सिरका, ठीक है, अचार बनाने के काम में भी यूज किया जाता है। ये याद रखना भी, अचार बनाने के काम में भी सिरके का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेकिंग सोडा और सिरका मिलाया जाता है तब उसमें गैस निकलती है और जो चूने के पानी में प्रभावित किए जाने पर उसको दूध या कर देती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। हूबहू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहां पे। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती जलाने के दौरान, ये जेल परेड के अंदर पूछा गया था, मोमबत्ती जलाने के दौरान केवल भौतिक परिवर्तन होता है, केवल रासायनिक परिवर्तन होता है? न तो भौतिक होता है और न ही रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो मोमबत्ती जलाने पर बड़ा अच्छा प्रश्न, और ये बार बार कन्फ्यूज भी करता है, आता है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या होता है? भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। तो इसमें देखिए, मोम का पिघलना क्या है? इसमें हम बात करें मोम का पिघलना, आपसे पूछा जाए कि मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? मोम का पिघलना तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। दूसरा है मोम का जलना। मोम का जलना क्या हो जाएगा? मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या होता है? दोनों भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न पशु परिचय में पूछा गया। एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलयन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है। मिलाया गया विलयन क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, या नाइट्रिक अम्ल था, या सोडियम क्लोराइड था? तो देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न पूछा गया। तो इसमें हम बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ये अपने सोडियम क्लोराइड, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? एक तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया कराने से अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। यानी ये क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। ठीक है, जो कि क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है ये भी। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसमें रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता तो क्या होगा? नए पदार्थ। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें जैसे अमोनियम NH4OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, और प्लस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनेगा? NH4Cl, हाइड्रोक्लोरिक, प्लस में H2O। ठीक है, ये बनेगा इसमें। ठीक है, ये आ गया इसमें। अगला प्रश्न देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूध या रंग का हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये प्रक्रिया है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूध या रंग का हो जाता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन है अभी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक हो गई, चूने के पानी यानी CaOH2,
के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो अघुलनशील है और दूध या रंग देता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? ये स्कूल लेक्चर आर में पूछा गया था। उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, ये इसका आंसर हो जाएगा उष्मा। ठीक है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में आप देखते हैं आगे। देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी शोषण। सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड यानी Ag प्लस में Cl और सिल्वर Ag और क्लोरीन Cl2 में वियोजन एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो उष्माशोषी है क्योंकि इसमें सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित होती है भी। तो ये भी याद रखना है आपको। साग सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किसका उदाहरण है? ये भी स्कूल लेक्चर आर में पूछा गया था। तो ये उदाहरण है अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसमें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियों का क्या हो गया? कंपोस्ट हो गया, और उसका क्या बनना? विघटित होकर कंपोस्ट बनना, खाद बनना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, साग सब्जियों यानी जैविक पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी याद रखना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से अनुकरणीय परिवर्तन को चुनिए। अनुकरणीय परिवर्तन को चुनिए। तो इसमें आंसर होगा लकड़ी का जलना क्या होगा? अनुत्करणीय परिवर्तन होगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी पशु परिचय में पूछा गया था। अनुत्करणीय परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो होने के बाद पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, यानी उसे पलटाया नहीं जा सकता। इसे अपरिवर्तनीय परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना, भोजन का पकना, फल का पकना, कागज का जलना, ये सारे क्या है? अनुत्करणीय परिवर्तन है। ठीक है, अनुत्करणीय परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है, ये हमें बताना है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें इसने पूछा कि सही कथन कौन सा होगा। तो एक तो देखिए, इसमें दूध से दही बनना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और जल में लवण का घुलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। तो डी और सी और बी, सी और डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी और डी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी और सी और डी। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? विलयन रंगीन हो जाता है, विलयन लाल रंग का हो जाता है, विलयन भूरे रंग का हो जाता है, या विलयन अपने नीले रंग को बनाए रखता है। तो इसमें क्या होगा? विलयन क्या होगा? रंगहीन हो जाता है इसमें। यानी जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए, यानी जिंक को किस में मिलाया जाए? कॉपर सल्फेट में मिलाया जाए, तो उसमें जो विलयन का रंग होगा वो रंगहीन हो जाएगा। विलयन क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार बनेगा जडन जिंक प्लस CuSO4। इसमें बनेगा क्या? जिंक प्लस, ठीक है, SO4 प्लस में Cu कॉपर। तो कॉपर सल्फेट नीला से जिंक सल्फेट रंगहीन बनता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और नीला रंग खत्म हो जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से बताना है कि एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, ये भी सही है, भौतिक परिवर्तन है, यानी किसी अवस्था में परिवर्तन होना। पारक के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत बनना, ये गलत हो सकता है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्ग का टुकड़ों में काटना। चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, यानी ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आंसर की बात करेंगे
तो पारक के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत बनना, ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा इसमें? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ का क्या है? रासायनिक संरचना नहीं बदलता है, केवल उसका रूप बदलता है। क्या बदलता है? उसका रूप बदलता है। और लोहे पर जंग लगना आपको पता है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण के कारण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। खाने के डिब्बों केन पर जिंक के स्थान पर टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा खाने के डिब्बे वहां पे जिंक के स्थान पर टीन की परत बनी होती है। क्यों बनी होती है? आप देखिए, इसके बारे में देखते हैं। जिंक का गलनांक टीन की अपेक्षा अधिक होता है। जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है। जिंक टीन से कम क्रियाशील है। टीन एक निष्क्रिय धातु है। तो खाने के डिब्बों यानी केन पर जिंक के स्थान पर टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसमें जिंक टीन से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। यानी जिंक भोजन के साथ में प्रतिक्रिया कर सकता है, जबकि टीन कम क्रियाशील और सुरक्षित है। इसलिए जो है डिब्बों के अंदर ये टीन की परत चढ़ाई जाती है। यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा किस कारण होता है? जिंक ऑक्साइड के कारण, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। बड़ा गजब का प्रश्न है और ये पक्का आएगा सीधे की सीधे। तो इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है? सेब का रंग जो है भूरा हो जाता है, लाल व भूरा रंग। ठीक है, ये याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन इनमें से नहीं है? भोजन का पाचन, हिमशैल यानी आइसबर्ग का पिघलना यानी बर्फ का पिघलना, फलों का पकना और अंगूरों का किण्वन। बताइए भी, रासायनिक परिवर्तन नहीं है इनमें से। तो इसमें जो है ये बर्फ का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। किस प्रकार का? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जिसमें केवल अवस्था परिवर्तन यानी ठोस से द्रव तो नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें वापिस हम उस पानी की बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है भोजन का पाचन है, फलों का पकना है, अंगूरों का किण्वन है, ये सारे रासायनिक परिवर्तन में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, मैंने बता दिया। आगे देखिए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, पशु परिचय में पूछा गया। लोहे पर जिंक जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? अब यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा और आपको सारी चीज़ें, इन चीज़ों को याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यशद लेपन क्या होता है? कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन होता है। क्या होता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना ताकि उसे जंग ना लगे, तो यशद लेपन हो गया। दूसरा है कि गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना। कोई चीज़ ठोस है तो उसे द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो ये गलन क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा, बी का एक। तीसरा है कि ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना। हमने कोई चीज़ ठंडी की और गैस बनी उसे और उसमें द्रव में बदल गया, वो क्या बनेगा? वो बनेगा संघनन की प्रक्रिया। और गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना, वो वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, गैस का बदलना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। गलन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, यशद लेपन। यहाँ से एक परिभाषा पक्की आपसे पूछी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1 और सी का 3, तो यानी डी का 2। सी नंबर आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, देखिए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन यानी यशद लेपन कहते हैं। ये भी आ सकता है, गैल्वेनाइजेशन क्या है या यशद लेपन। ठोस का गर्म होकर द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठीक है, ठोस का गर्म होकर, कोई चीज ठोस है उसको हमने गर्म किया और वो किस में बदल गई? द्रव में बदल गई, वो उसका क्या हो गया? गलन हो गया। ठोस पदार्थ का गलन हो गया। गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना, कोई गैस है वो क्या हुई? उसकी ठंडी हुई, ठंडी होकर क्या बनी? एक द्रव अवस्था में बदल गई, तो उसे कहते हैं संघनन की प्रक्रिया। आगे है कि द्रव का गर्म होकर, कोई चीज द्रव है वो गर्म हुई, गर्म होकर गैस बनी और गैस में बदल गई, वो होती है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। द्रव जैसे पानी है, पानी गर्म होकर क्या होता है? ऊपर उठता है, तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन धातु को ऑक्सीकरण और जंग से बचाने का प्रभावी उपाय है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, एक प्रश्न सीधा का सीधा आएगा। लोहे पर जंग लगता है केवल पानी की उपस्थिति में, हवा या पानी दोनों की उपस्थिति में, हवा या पानी की अनुपस्थिति में,
केवल हवा की उपस्थिति में, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में क्या होता है, लोहे पर जंग लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संक्षारण का उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है, बड़ा गजब का प्रश्न है। लोहे का जंग, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गैल्वेनीकरण क्या कहलाता है? संक्षारण किसे कहेंगे? अब तो इसमें एक तो कहेंगे लोहे पर जंग, दूसरा चांदी पर काली सतह का आवरण, और तीसरा तांबे पर हरी सतह का आवरण संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर ए और बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें संक्षारण का मतलब क्या है। संक्षारण का मतलब ये है कि धातुओं का संक्षारण क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय व ह्रास होता है। इस संक्षारण के कारण कोई भी धातु है तो उसका क्षय व ह्रास होता है। इसमें लोहे का जंग है, चांदी पर काली सतह का आवरण होना, तांबे पर हरी सतह का आवरण होना, ये सारी क्या है, संक्षारण है। देखिए सांद्र है HNO3 और, ठीक है, HNO3 और दूसरा है सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर ताजा एक्वारेजिया अम्लराज मिश्रण बनाया जाता है? और ये प्रश्न बार बार आता है और सीधा का सीधा छपता है। तो दो प्रश्न ऐसे, दोनों को आपको याद रखना है, एक प्रश्न आगे भी आएगा। तो इसमें एक्वारेजिया को सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 में मिलाया जाता है। ठीक है, यह सोना और प्लेटिनियम जैसे धातुओं को घोलने में सक्षम होता है। जो एक्वारेजिया बनेगा वो क्या है, एक तो सोना है, जैसे सोना है, या प्लेटिनियम जैसे धातु है, उसको क्या है, ये घोलने में सक्षम होता है। तो ये 3:1 आपको याद रखना है। HNO3, ठीक है, और प्लस में HCl के अंदर 3:1 जो है ताजा एक्वारेजिया अम्लराज मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वह अभिव्यक्तियां जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्पाद ही अभिप्रेरक का काम करता है। ठीक है, वो क्या है, वो है संवत उत्प्रेरित, क्या होगी, समय उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी CET के अंदर पूछा गया था। तो सारे प्रश्न मैं निकाल कर लाया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रंग परिवर्तन हो सकता है एक रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो इसका आंसर होगा ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं होती है रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर भी। अगला प्रश्न, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथेनॉइल अम्ल जो है, एथेनोइक अम्ल है, वो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? वो क्या बनाएगा? केवल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ठीक है, ये CET में पूछा गया था। तो इसमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, ये आपको याद रखना है, एथेनोइक एसिड और प्लस में कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाने पर। वायु के अधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वायु के अधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया भर्जन की क्रिया कहलाती है, रोस्टिंग क्रिया कहलाती है, ये आपको याद रखना है। भर्जन रोस्टिंग में सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करके ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखना साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें नमक का पानी में घुलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है।
एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ये सीधा एग्जाम में मुझे लगता है आएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्रिस्टलीकरण किस प्रकार की है? एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक अवस्था है क्रिस्टलीकरण की, और इसमें समुद्र जल से परिष्कृत नमक निकाला जा सकता है क्रिस्टलीकरण विधि से। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी घोल से किसी शुद्ध ठोस पदार्थ को क्रिस्टल या रवे के उपयोग में अलग किया जाता है, जबकि अशुद्धियां घोल में ही रह जाती है। जैसे नमक का एक और उदाहरण, नमक का शुद्धिकरण, नमक का शुद्धिकरण करना, ठीक है। दूसरा, फिटकरी का पृथक्करण, क्रिस्टलीकरण, फिटकरी का पृथक्करण करना क्या है? क्रिस्टलीकरण का है। और जैसे औद्योगिक अनुप्रयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है? विषमांगी मिश्रण कौन सा है? तो नमक और सल्फर क्या है? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटक समान रूप से मिले हुए नहीं होते हैं और अलग अलग दिखाई देते हैं। पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, नमक और चीनी समांगी मिश्रण है, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जाते हैं और एक समान दिखते हैं, लेकिन नमक और सल्फर एक ठोस मिश्रण है जो असमान है दिखते हैं, यानी अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। खाद्य केन यानी फूड केन को जिंक की बजाय टीन से लेपित किया जाता है। देखो ये भी प्रश्न उसी प्रकार बनाया गया लेकिन चेंज किया गया स्टेनोग्राफर के अंदर। तो इसमें वही टीन जिंक से कम क्रियाशील होती है, टीन है वो जिंक से कम क्रियाशील होती है, तो इसमें डी नंबर, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ताजे तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वा बनाया जाता है? एक्वा बनाया जाता है तो 3:1 में। ये भी याद रखना है, ये भी मोस्ट कर लेना, ठीक है। तो ताजे किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र, ये देखो बार बार ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी पूछा गया उसमें भी पूछा गया, तो आपके भी एग्जाम में आएगा। दूध एक है कोलाइडल विलयन और विषमांगी मिश्रण, दुग्ध प्रोटीन का मिश्रण, निलंबन और विषमांगी मिश्रण, असंतुलित कोलाइड विलयन। तो बताइए दूध क्या एक प्रकार का? ये है कोलाइडल विलयन और विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। 1 नंबर इसमें आंसर हो जाएगा इसका। कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण, ठीक है, ये याद रखना है। कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना ये है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ये कलर ग्रेड 2 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा सब्जी का पकना। एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। अखबार का फाड़ना, बर्फ का पानी बनना भौतिक परिवर्तन है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, निकेल व मैग्नीज, यानी उपयुक्त तीनों इसमें चीज़ें मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। ये प्रश्न बार बार आता है। भी देखिए, स्टेनलेस स्टील एक लोहा मिश्रित धातु है और उचित अनुपात में क्रोमियम, कार्बन, निकल, मोलिब्डेनम, डेनम और मैग्नीज जैसी धातुओं के साथ लोहे को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हेरी ब्रिनलरी ने किया था। क्रोमियम सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु तत्व है और यह स्टेनलेस स्टील को इसका मूल संक्षारण प्रतिरोध देता है। सभी स्टेनलेस स्टील में कम से कम 10.5% की क्रोमियम सामग्री होती है और उच्च क्रोमियम सामग्री संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको। इसमें तो क्रोमियम, कार्बन, निकल, मैंगनीज जैसी धातुएं मिलाई जाती है। ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने पहले भी बताया था, तो संघनन की प्रक्रिया कहलाई जाएगी। ठंडा कोई चीज़ हमें ठंडा करनी है और फिर वो गैस बनेगी और गैस से द्रव में बदलेगी, वो संघनन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, ये पूछा गया था, ये साहित्यक पशु परिचय में भी आया था। श्वसन की प्रक्रिया है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। इसमें ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इसमें 1 नंबर आंसर होगा। श्वसन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है एक प्रकार की।
एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है किसके कारण? निस्तारण के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो इसमें आंसर होगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा एल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, H आवर्त सारणी का प्रथम तत्व। फिर देखिए इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। इसमें बताना है तो चीनी का पानी में घुलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और पिघलना भौतिक परिवर्तन है। चांदी के परिवर्तनों का काला पड़ना ये भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? अगर हम जिंक के साथ में अन्य HO2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? 40 नंबर की बात करेंगे तो इसमें सोडियम जिंक और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? इसमें बताना है कि कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? तो एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, डी नंबर आंसर हो जाएगा अभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कौन सी हो जाएगी? अपचयन की अभिक्रिया। ये फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है उसमें क्या है? CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन क्या होती है? एक अपचयन की प्रक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो केले का सड़ना है, शरीर में भोजन का उपचयन, भोजन आपको पता है, एक अंडा को पकाना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारित किया जाता है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारित किया जाता है क्वथनांक से। किससे? क्वथनांक से पता चलता है। अभी कोई भी एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता करनी है तो निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? कौन न तत्व है ना ही यौगिक है? क्या है? वो तत्व भी नहीं है और यौगिक भी नहीं है। तो वायु। ये प्रश्न मोस्ट है भी। वायु क्या है? न तो तत्व और न ही यौगिक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? यह प्रश्न आता है तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव अवस्था में रहती है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? तो इसमें एक तो हो जाएगी ब्रोमाइन और एक हो जाएगी मरकरी। ये क्या होती है कि दाब और कमरे के तापमान पर क्या रहती है? तरल अवस्था में रहती है। तो 2 व 3 बिल्कुल आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न याद रखना, ये राजस्थान पटवार 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 2 और 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? कल हम वैसे बात करेंगे धातु अधातु अम्ल क्षार के साथ में। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस? H2। ठीक है, कौन सी? H2 गैस। निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो Mg हो जाएगी इसमें। कौन सी? Mg। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में है और एक अणु के रूप में भी है? वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यौगिक भी है और एक अणु भी है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? पानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना गलन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, के द्वारा बादल बनते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, द्रवण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बढ़िया गजब का प्रश्न है, ये आ सकता है। तो बादल बनते हैं द्रवण के द्वारा। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? जो वायुमंडल के अंदर जल है वो गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? हिमकण के रूप में, जल बूंद के रूप में, जल वाष्प के रूप में, ये सभी। तो ये जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ प्रयोग की जाती है। कृत्रिम श्वसन जब दिया जाता है तो उसमें हीलियम गैस का प्रयोग
किया जाता है क्योंकि वो सबसे हल्की गैस होती है। शुष्क बर्फ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO, ठीक है, CO2। शुष्क बर्फ क्या होती है? CO2। जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जैसे मान लीजिए कोई ब्लेड है, उसको नोक को हम क्या रखेंगे? गैस के स्टोव पर रखेंगे, तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा और ये NCERT के अंदर दिया हुआ है, कक्षा 6 के अंदर भौतिक परिवर्तन होगा। जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो वह काली हो जाती है। भौतिक परिवर्तन तब होता है जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग, आकृति, अवस्था में परिवर्तन होता है, जो कि रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है एक प्रकार का, ठीक है। आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भी मोस्ट कर लेना, ये प्रश्न बार बार आता है। आतिशबाजी का विस्फोट चलाते हो ना आप, आतिशबाजी, तो उसका विस्फोट किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है? तो आज के ये मैंने टॉप पे से 50 लिखा है, लेकिन ये टोटल 57 क्वेश्चन थे, तो आपके लिए अच्छे महत्वपूर्ण हैं। आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी आपने एक बार पढ़ा है और एक बार इन प्रश्नों को रिवाइज कर लोगे तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार के प्रश्न रासायनिक व भौतिक परिवर्तन से पूछे गए हैं। इसी के साथ आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ओल्ड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो 2016 से 2025 मैंने डाल रखे हैं। PDF 50 रुपये में मिल जाएगी और साथ में आंसर लगे हुए, बस आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। राजस्थान पुलिस विद्यार्थियों के लिए 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी अपलोड कर रखे हैं। अच्छे तरीके से टेस्ट को करें। इसमें 150 क्वेश्चन है, सारे के सारे टोटल डाले हुए हैं। भारत व राजस्थान के लिए करंट अफेयर्स है। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए, ड्राइवर वाहन के लिए, SI के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स है। इसमें पूरा सिलेबस पर आधारित डाला जाएगा। और रीट मेंस SST के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं इसमें टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट डाले हैं और सारे टॉपिक मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से इनको करें और अध्ययन करें और ये प्रश्न जरूर निकालें एक बार टाइम निकाल कर, और अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान रखें कि किस प्रकार में किस प्रकार आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए।